राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शगुन। रसोई में चाय का पानी चढ़ा था और रजनी जी अपनी अलमारी की दराज में कुछ पुराने गिफ्ट्स और रैपर्स और रिबन टटोल रही थीं। मौसम में हल्की सी उमस थी, लेकिन उनके मन में उलझनों की गर्मी उससे बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने मुड़कर बेटे हिमांशु से कहा, हिमांशु, तुम्हें तो पता है राखी आने वाली है। सोच लिया है ना कि क्या देना है सोनम को? फिर बिना रुके बहू ऋचा की तरफ देखते हुए बोली, देखो ऋचा, बात बस देने की नहीं होती, बात होती है अपनी बहन की इज्जत की। साल में एक बार ही तो आता है ये त्योहार। तुम्हारी भी तो ननद है ना, ऐसे में गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि उसकी ससुराल वाले भी कहें कि वाकई भाई और भाभी ने दिल से कुछ भेजा है। रजनी जी की बातों से में परंपरा भी झलक रही थी और दबाव भी। ऋचा ने धीरे से कहा, माँ जी, हम तो हर बार ध्यान रखते हैं, अच्छा ही देते हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ सीमाएं हैं। जितना बन पड़ेगा उतना जरूर देंगे। ये सुनते ही रजनी जी का चेहरा तन गया। थोड़ी गुस्से में बोली, बस बहू, यही तो फर्क है, खुद के लिए और अपनी बहन के लिए तो बड़े बड़े गिफ्ट निकल आते हैं, और ननद के लिए देना हो तो औकात की बात शुरू हो जाती है। फिर उन्होंने हिमांशु की ओर देखते हुए कहा, बेटा, ये तो भाभी है, जब इसे मायके के लिए कुछ देना होता है तो जेब से पैसा बारिश की तरह बरसता है, लेकिन तेरी बहन की बारी आती है तो गिन गिन कर एक एक सिक्का निकालती है। अब मैं तुम दोनों को इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकती। कहते हुए रजनी जी गुस्से में बाहर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हिमांशु और ऋचा कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर ऋचा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने देखा ना हिमांशु, हर बार कुछ न कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं, फिर भी तुम्हारी माँ को हमसे शिकायत ही रहती है। और जब खुद की ननद या रिश्तेदारी की बात आती है, तब न तो कोई तैयारी न कोई खर्चा, तब सब भूल जाती हैं। जो राखी का त्योहार उनकी अपनी बेटी के लिए खास है, वही उनकी ननद के लिए भी तो उतना ही मायने रखता है। ऋचा ने धीमे लेकिन ठहराव भरे लहजे में कहा। हिमांशु ने एक गहरी सांस ली और पल भर सोचकर बोला, ऋचा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल बुआ जी का फोन आया था, इतना रो रही थी कि मेरा दिल भर आया। वो तो हमेशा सबकी इज्जत करती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती, कितनी भावुक है, लेकिन माँ को कौन समझाए। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर पापा को उनसे मिलने ही नहीं देती। ऋचा उसकी तरफ गंभीरता से देखते हुए बोली, हिमांशु, देखो, बुआ जी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बुआ हैं। मुझे माँ की तरह स्नेह करती हैं, हर बात साझा करती हैं। अगर उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो बस अपनेपन और भरोसे से कहा, लेकिन इस बार बात तुम्हें ही करनी होगी, आखिर वो तुम्हारी माँ है। अगर मैं कहूँगी तो उन्हें लगेगा कि मैं बहू होकर बीच में बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा समझाना शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। असल में राखी करीब आ रही थी। रचना बुआ का फोन आया था। बात करते करते उनका गला रुंध गया। हिमांशु बेटा, कम से कम राखी के दिन भैया को थोड़ी देर के लिए भेज दिया करो। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन जब बाकी बहनों को अपने भाइयों के साथ देखती हूँ तो बहुत अकेलापन महसूस होता है कि मेरे पास भी तो भाई है, लेकिन मैं आखिर उसे राखी क्यों नहीं बांध सकती। उनकी आवाज़ कांप रही थी। जब भी कहती हूँ तुम्हारी माँ बहाना बना देती हैं, कभी कहती हैं तबीयत ठीक नहीं, कभी कहती हैं उन्हें बाहर जाना है, तो कभी कुछ और। उन्हें लगता है कि मैं पैसों के लालच में राखी बांधने की बात करती हूँ, पर बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस भैया को देखकर, राखी बांधकर मन को जो सुकून मिलता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऋचा ने तुरंत रचना बुआ को सांत्वना दी। बुआ जी, आप प्लीज़ मत रोइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पर बुआ जी ने तुरंत कहा, नहीं बहू, तुम कुछ मत कहना, वरना भाभी तो यही कहेंगी कि मैंने तुम्हें उनके खिलाफ कर दिया। बहू, तुम तो जानती ही हो ना कि मायके का मुंह कभी नहीं छूटता। सम्मान मिले या ना मिले, बेटी का मन आखिरी दम तक मायके की चौखट को ताकता रहता है। क्या करूं, मन को बहुत समझाती हूँ, लेकिन त्योहार आते ही आंखें छलक जाती हैं। रचना बुआ की बातें सुनकर ऋचा भी चुप हो गई। उसके पास शब्द नहीं थे।
थोड़ी देर बाद बुआ जी ने फिर कहा, तुम्हारी माँ तो जब तक मायके चली जाती हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाई। अब तो मन करता है कि मायके का मुंह बिल्कुल छोड़ दूं, जिससे कोई उम्मीद ही ना रहे। तो रिचा ने प्यार से रचना बुआ को समझाते हुए कहा, बुआ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बार पापा जी आपके घर जरूर आएंगे राखी बंधवाने, देख लेना। आप बस अपने भैया के लिए राखी की तैयारी कीजिए। रचना बुआ उसकी बात सुनकर घबरा गई। नहीं नहीं बहू, तुम भाभी से इस बारे में कुछ मत कहना, वो नाहक ही नाराज हो जाएंगी, फिर तुम्हें भी सुनाएंगी और मुझे भी। रिचा ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे माँ जी को कुछ भी बुरा लगे। अब बस दिल से तैयारी कीजिए, इस बार पापा जी जरूर आएंगे। अब रिचा और हिमांशु की बात चल ही रही थी रचना बुआ से कि पता नहीं कैसे ये बात रजनी जी तक पहुंच गई और वो तेजी से कमरे में आई और गुस्से में रिचा के हाथ से मोबाइल खींचते हुए बोली, अरे नहीं जीजी, बहू को कुछ नहीं पता, ये तो बस ऐसे ही बोल देती है। आपके भैया को तो उस दिन कहीं और जाना है, सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और रात तक लौटेंगे भी या नहीं ये नहीं पता। आप बहू के भरोसे मत रहना। इतना कहकर रजनी जी ने फोन काट दिया और तमतमाते हुए रिचा से बोली, बहू अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, मेरे रहते घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करना। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि किससे क्या कहना है और क्या नहीं। मेरी अपनी ननद है, मैं संभाल लूंगी, तुम अपनी ननद पर ध्यान दो। और वैसे भी बुढ़ापे तक कौन निभाता है भाई बहन का रिश्ता। और सुनो, आज तक तुम्हारे पापा जी की भी मेरे से बात काटने की हिम्मत नहीं हुई और तुम चली हो मेरी बात को टालने के लिए। इतना तो समझ लो कि इस घर में कौन क्या है। अरे राखी का त्योहार है और ये तो अब नए जमाने के बच्चों का त्योहार है, बुढ़ापे में भी राखी, हर बात की कोई सीमा होती है। रजनी जी खींचते हुए बोली, अब क्या वो 100 साल तक जिएगी तो 100 साल तक हम ही राखी बंधवाने जाते रहेंगे। और वैसे भी मैं भी बेटी की माँ हूँ, क्या हमेशा ननद के पीछे ही चलती रहूं। तीज है, त्योहार है, राखी है, हर मौके पर बुलाना और देना। मेरी कमाई कोई खजाना तो है नहीं। अब की बार उनका फोन आए तो सीधे मुझे दे देना, तुम लोगों को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कहते कहते रजनी जी गुस्से से कमरे से बाहर निकल गईं। रिचा और हिमांशु दोनों को रजनी जी का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। हिमांशु अपनी माँ से उलझना नहीं चाहता था, जिससे घर का माहौल बिगड़ न जाए। उसकी आदत नहीं थी कि कुछ भी उल्टा सीधा बोले और रिचा भी उस तनाव से डरती थी। मगर रचना बुआ को लेकर दोनों को अंदर ही अंदर दुख भी बहुत हो रहा था। इसीलिए रिचा ने बार बार हिमांशु से कहा, कम से कम एक बार माँ को समझा तो लो। हिमांशु ने एक बार कोशिश भी की, लेकिन रजनी जी सुनने को तैयार ही नहीं हुई। आखिरकार रिचा ने ही अपने तरीके से कुछ सोचा और हिमांशु को भी साथ मिला लिया। अब राखी का दिन भी आ गया। रजनी जी सुबह से ही हिमांशु को लगातार बोले जा रही थी, हिमांशु क्या कर रहा है बेटा, आज राखी है, जा जल्दी, बहन इंतजार कर रही होगी। लेकिन हिमांशु बिना कुछ बोले आराम से हॉल में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। उसका यूं चुपचाप बैठ जाना रजनी जी के लिए जैसे आग में घी डालने जैसा था। वो तमतमाकर बोली, हिमांशु ये क्या तरीका है, नाटक बढ़ता जा रहा है तेरा, सुबह से कई बार फोन आ चुका है और गिफ्ट भी नहीं दिखाया तूने अभी तक, क्या लाया है अपनी बहन के लिए। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, दिखाता हूँ माँ। उसने रिचा को आवाज दी, रिचा कल जो सूट लाया था रचना दीदी के लिए, लाना जरा, माँ को दिखाना है। रजनी जी मुस्कुरा उठी जैसे कुछ बढ़िया गिफ्ट की उम्मीद हो, लेकिन जैसे ही डब्बा खुला रजनी जी चिल्ला पड़ी, ये क्या है, ये सूट है, 300-400 रुपए का सूट, ये देगा तू अपनी बहन को, शर्म नहीं आती। कितनी बार समझाया है उसके ससुराल में कुछ ढंग का लेकर जाया कर, एक ही तो बहन है तेरी और साल में एक ही बार राखी आती है और तू ये पकड़ा देगा उसे। हिमांशु ने शांत स्वर में कहा, माँ इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इतना सुनते ही रजनी जी और भड़क गई, ऐसे भी क्या खर्चा बढ़ गया है, बहन के लिए ढंग से गिफ्ट नहीं ले सकते, अरे कम से कम 5,000 रुपए ही पकड़ा देते। तभी पीछे से रिचा बोली, माँ जी आपने ही तो कहा था कि ननद के चक्कर में हम अपनी बेटी को अनदेखा नहीं कर सकते, मेरी भी तो 4 साल की बेटी है, अगर उसके लिए हम बचत नहीं करेंगे तो उसकी पढ़ाई, शादी, भविष्य की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। आपके ही कहने से समझ में आया
कि बेटी के लिए बचाकर रखना जरूरी है। और वैसे भी हमने रचना दीदी की जिंदगी भर की जिम्मेदारी थोड़े ही उठाई है। अगर वो 100 साल जिएंगी तो क्या हम 100 साल तक उन्हें गिफ्ट ही देते रहेंगे? और भाई हमारी इससे ज़्यादा की औकात नहीं है। अगर उन्हें ये सूट पसंद है तो हिमांशु अभी चले जाएं, और अगर पसंद नहीं तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। आप उन्हें कह दीजिए कि वो राखी भेज देंगी। ऋचा ने सीधा सा जवाब देते हुए हिमांशु की तरफ देखा। हिमांशु ने भी अपनी माँ रजनी जी की ओर देखते हुए कहा, माँ, ऋचा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी भी एक बेटी है, हमें भी उसके लिए कुछ बचा कर रखना है। कब तक हम बहन के ऊपर इतना खर्च करते रहेंगे? हर साल महंगे महंगे गिफ्ट, कपड़े, मिठाइयाँ, अब बहुत हुआ। बेटे बहू की बातें सुनकर रजनी जी भीतर तक हिल गईं। उन्हें साफ साफ समझ आ गया था कि ये वही बातें हैं जो उन्होंने कुछ वक्त पहले अपनी ननद रचना के लिए कही थी, और आज वही बातें उनके बेटे बहू उनकी बेटी सोनम के लिए दोहरा रहे हैं। मेरी ही बोली अब मुझ पर पलट गई, मेरी ही बिल्ली मुझसे म्याऊ कर रही है। उन्होंने मन ही मन सोचा। उनका चेहरा उतर गया। बार बार घड़ी की ओर देखने लगी। दोपहर के 12 बजने को थे और हिमांशु था कि जाने को तैयार ही नहीं था, और अगर होता भी तो उसे उस सस्ते से सूट के साथ भेजना रजनी जी को मंजूर नहीं था। उधर सोनम का बार बार फोन आ रहा था। हर बार वो यही पूछती, भैया आ रहे हैं ना? और रजनी जी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब 2 बज गए थे। रजनी जी की आंखों भर आईं। उन्हें अपनी बेटी की मासूमियत, उसका इंतजार और वो बचपन की राखी की यादें सताने लगीं। जब सोनम चहकते हुए भाई की कलाई पर राखी बांधती थी और मिठाई खिलाकर कहती थी, अब गिफ्ट दो भैया। बहुत कोशिश के बाद भी जब रजनी जी हिमांशु को समझा नहीं पाई तो उन्होंने हार मान ली। धीरे से बोली, बेटा, अब समझ आ गया है मुझे कि तू क्यों नहीं जाना चाहता अपनी बहन के पास। अभी कुछ दिन पहले जो तेरी बुआ रचना के लिए मैंने बोला था, वही आज तुम लोग सोनम के लिए बोल रहे हो। शायद गलती मेरी ही थी, लेकिन तब बात मेरी ननद की थी, और आज जब बात मेरी बेटी की आई तो मेरी आंखें खुली हैं। जा बेटा जा अपनी बहन सोनम के पास, वो तुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, और मैं तेरे पापा को खुद भेजती हूँ तेरी बुआ रचना के पास, अच्छे और महंगे सूट के साथ। देख बेटा, मैं तेरे सामने ही निकालती हूँ। कहते हुए रजनी जी भागकर अलमारी से एक सुंदर सा नया 1000 रुपये वाला सूट निकाल कर लाई और ऋचा और हिमांशु को दिखाते हुए बोली, ये सूट भेजूंगी मैं रचना को। अब मुझे समझ में आ गया है कि जहाँ बेटी होती है वहाँ बहन भी होती है, और बहन का हक कम नहीं होता। उसी समय रजनी जी ने रचना को फ़ोन किया। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस रिश्ते की मर्यादा और लाज दोनों ही भूल गई थी। अभी थोड़ी ही देर में आपके भैया आपके पास आ रहे हैं राखी बंधवाने। अब ऋचा और हिमांशु दोनों की आंखों में नमियां थीं। ऋचा ने धीरे से कहा, शुक्र है माँ को ये बात अब समझ में आ गई, वरना इस बार सोनम का भरोसा टूट ही जाता। हिमांशु ने हामी में सिर हिलाया और बोला, शायद हम सबको भी अब ये बात समझ में आ गई है कि रिश्तों में बराबरी बहुत ज़रूरी है। बहन और बेटी एक ही भाव से जुड़ी होती हैं। उसी वक्त सोनम का फिर से कॉल आया। हिमांशु ने कॉल उठाया और प्यार भरे स्वर में बोला, बहन तैयार हो जा, बस कुछ ही देर में मैं तेरे घर पहुंच रहा हूँ। फ़ोन के उस तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सोनम की रुंधी हुई आवाज़ आई, मुझे पता था भैया आप ज़रूर आओगे। फ़ोन रखते हुए रजनी जी ने हिमांशु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू नहीं जाता तो मेरी सोनम का भरोसा टूट जाता। अब हिमांशु मुस्कुराते हुए वह गिफ्ट लेकर आया जो वह सच में सोनम के लिए लाया था। फिर उसे लेकर वह घर से बाहर निकल गया और रजनी जी ने अपने पति को तैयार करके बुआ रचना के घर भेजा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।